हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, वी आर एक्सक्लूसिवली मेकिंग अ न्यू प्लेलिस्ट ऑन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। सो आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत आने वाली जो हमारी थर्ड यूनिट है, उसके हम पहले टॉपिक को कवर करने वाले हैं, विच इज फार्मेसी एक्ट। जैसा कि आपको पता है, हमारी यूनिट थर्ड के अंदर दो चैप्टर है। पहला है फार्मेसी एक्ट, दूसरा है हमारा एनडीपीएस एक्ट 1985। तो बाद में हम लोग 1985 में आए एनडीपीएस एक्ट को भी डिस्कस करेंगे। एज फॉर नाउ वी आर गोइंग टू कवर द फार्मेसी एक्ट, जो कि भारत में आपका 1948 में पास हुआ था। इस वीडियो में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्मेसी एक्ट जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, और बेसिक में आपको इस एक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये एक्ट एक्चुअली में आपका भारत में जब लॉन्च हुआ था तो कब लॉन्च हुआ था, ये किस नंबर का एक्ट है और किस किस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको भारत में लॉन्च किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे फार्मेसी एक्ट। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं, कुछ डेफिनेशंस आते हैं, उनको हम कवर करेंगे। जो बेसिक बेसिक है, इन डिटेल तो मैं नहीं समझा पाऊंगी, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आई विल कवर दैट डेफिनेशन। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर आने वाली जो काउंसिल्स हैं, उसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल काउंसिल की। तो सेंट्रल काउंसिल की हम लोग कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल काउंसिल को आप एक्सप्लेन करिए, इसकी कॉम्पोजिशन बताइए। ऑल राइट। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फार्मेसी एक्ट आपका भारत में आया कब था। जैसा कि आपको इसके एक्ट का अगर आप पूरा नाम याद करेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये भारत के अंदर आया था आपका 6 मार्च 1948 को, राइट। 6 मार्च ऑफ 1948, और ये हमारा एक्ट नंबर 8 है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव में है, लाइक जीपेट में या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं किसी पोजीशन की फार्मेसी क्षेत्र में, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये है एक्ट नंबर 8। ठीक है। अब अगर हम बात करें इस फार्मेसी एक्ट की, तो बच्चों इस फार्मेसी एक्ट को बांटा गया है टोटल 5 चैप्टर्स में। देर आर टोटल 5 चैप्टर्स। ठीक है। जो पहला चैप्टर है वो है हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर। यानी कि इसमें क्या बात की गई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा परिचय दिया गया है, जिसमें आपको कुछ थोड़े बहुत डेफिनेशंस मिल जाएंगी। ठीक है। आपको छोटे छोटे जो शॉर्ट टाइटल्स होते हैं उनके बारे में पता चलेगा। ठीक है। तो जो भी इस एक्ट के अंदर आपके शॉर्ट टाइटल्स हैं, कमेंसमेंट्स हैं, वो आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। सेकंड चैप्टर में आपको जानकारी मिलती है सेंट्रल काउंसिल की, यानी कि पीसीआई की। तो अगर आपको पीसीआई की स्टडी करनी है तो आप फार्मेसी एक्ट के सेकंड चैप्टर को पढ़ लीजिए। थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर में आपका जानकारी दी गई है स्टेट काउंसिल्स की। ठीक है। तो चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट स्टेट काउंसिल। अब बात करें चैप्टर 4 की, तो चैप्टर 4 में बात की गई है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट की। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी फार्मा आपका रजिस्ट्रेशन होता है आपके अपनी अपनी स्टेट्स में। तो उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे आपका एक फार्मासिस्ट को एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है। फर्स्ट रजिस्टर क्या होता है, सब्सिक्वेंट रजिस्टर क्या होता है, कैसे आपका नाम आपके रजिस्टर से विड्रॉ होता है, कैसे आपका नाम रिस्टोर होता है, ये सारी जानकारी फार्मेसी एक्ट के चैप्टर 4 में दी जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर 5 इज ऑल अबाउट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, कि इफ समवन इज फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो क्या उसके लिए पेनल्टी दी जाएगी। ये सब आपको मिलेगा उसके आपके चैप्टर 5 में। ऑलराइट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो फार्मेसी एक्ट जो है वो भारत में आपका जब लॉन्च हुआ था तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च हुआ था कि जो भी फार्मेसी का प्रोफेशन चल रहा है उसको रेगुलेट किया जा सके। सो टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशन, दिस एक्ट गॉट पास्ड इन इंडिया। ठीक है। अब जहां बात आती है रेगुलेशन की, तो रेगुलेशन अपने आप से तो होता नहीं है, आपको बहुत सारी काउंसिल्स और कमिटीज का गठन करना पड़ता है। तो इस एक्ट के अंदर जो काउंसिल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की, डेफिनेशंस की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फार्मेसी एक्ट की जो ये हम लोग डेफिनेशन आज पढ़ने वाले हैं, ये फार्मेसी एक्ट के चैप्टर 1 में दी गई है। ठीक। सबसे पहला टर्म आता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो किसको कहेंगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो पर्सन होगा जिसका नाम फॉर द टाइम बीइंग स्टेट काउंसिल के रजिस्टर में एंटर किया गया होगा। ठीक है। तो स्टेट काउंसिल के रजिस्टर में अगर किसी पर्सन का नाम फॉर द टाइम बीइंग एंटर किया गया है तो वो कहलाएगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है। तो डेफिनेशन कहती है अ पर्सन हुज नेम हैज बीन एंटर्ड फॉर द टाइम बीइंग इन द स्टेट काउंसिल रजिस्टर कैन बी कॉल्ड एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ऑल राइट। सेकेंड टर्म आता है सेंट्रल काउंसिल।
यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल का मतलब है बच्चों फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, दैट मीन्स पीसीआई से। ठीक है, तो सेंट्रल काउंसिल इज नथिंग बट दी पीसीआई। और सेंट्रल काउंसिल की स्थापना कौन करती है? जो हमारी केंद्र सरकार है, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिशेस द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं स्टेट काउंसिल की। तो स्टेट काउंसिल क्या होती है? स्टेट काउंसिल का मतलब जो आपकी सेंट्रल काउंसिल है वो क्या करती है, हर एक राज्य के अंदर एक काउंसिल का गठन करती है, जिसे आप कहते हैं स्टेट काउंसिल। तो स्टेट काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द नेम सजेस्ट, एंड दीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19 ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर आपका जो धारा 19 है उसके अंतर्गत आपका स्टेट काउंसिल का गठन करती है स्टेट गवर्नमेंट। अब आती है जॉइंट काउंसिल। जॉइंट काउंसिल क्या है? दो राज्यों को मिला के, एक दो स्टेट है मान लीजिए, और वो दो स्टेट एक दूसरे के साथ इस बात से अग्री करते हैं, एंड दे मेक एन एग्रीमेंट, एंड ये होता है आपका अंडर सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के, यानी कि फार्मेसी एक्ट 1948 के धारा 20 के अंतर्गत दो राज्य एक दूसरे के साथ सहमति में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूपी और उत्तराखंड आपस में सहमति जता लें, तो उनकी जो काउंसिल होगी वो स्टेट काउंसिल नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी जॉइंट काउंसिल। यानी कि वहां पे दो राज्य एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट्स के मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। अब आता है फर्स्ट रजिस्टर। तो बच्चों फर्स्ट रजिस्टर का मतलब आपका जो स्टेट का रजिस्टर है जिसमें आपका नाम पहली बार एंटर्ड होता है, उसे कहते हैं आप स्टेट फर्स्ट रजिस्टर। तो फर्स्ट रजिस्टर इज द रजिस्टर विच इज मेंटेन बाय द स्टेट काउंसिल, और ये वो रजिस्टर है जिसमें किसी फार्मासिस्ट का नाम पहली बार एंटर होता है। सब्सिक्वेंट रजिस्टर इज द रजिस्टर विच इज मेंटेन बाय द सेंट्रल काउंसिल, दैट मीन्स द पीसीआई। और आपका नाम फर्स्ट रजिस्टर से कॉपी होता है ऑटोमेटिकली आपके सेंट्रल रजिस्टर में। अच्छा, अब हम लोग इमीडिएटली जंप करते हैं, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन का के बारे में पूछा जाता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझाइए, या कहें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की कॉम्पोजिशन को समझाइए। तो जो पहले पीसीआई का गठन हुआ था बच्चों, वो भी आपका सन 1948 में ही हुआ था भारत के अंदर। तो भारत में आपका ये जो पूरा का पूरा फार्मेसी एक्ट है, ये पूरे भारत में आपका एक्सटेंडेड है, यानी कि पूरे भारत में आपका ये कानून लागू होता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट्स को छोड़ दें, तो उसको छोड़कर पूरे भारत में आपका ये कानून लागू होता है। अब बात करते हैं पीसीआई के अंदर आने वाले मेंबर्स की। तो पीसीआई में तीन प्रकार के मेंबर्स आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। चलिए इन मेंबर की इन डिटेल में आपको जानकारी दे देती हूँ। इलेक्टेड मेंबर्स में आपके 6 मेंबर्स रहेंगे। 6 मेंबर में से एटलीस्ट एक जो होगा वो आपका टीचर होगा, जो कि आपके किसी फार्मेसी प्रोफेशन में होगा, और वो किसी पीसीआई रिकॉग्नाइज्ड या तो कॉलेज में पढ़ाते होंगे, या वो आपका किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, सो आपका ये हो गया आपका इलेक्टेड मेंबर। इसके बाद एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर की कैटेगरी में, एक होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जिनको आपका इलेक्ट करती है वहां की जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो उसको इलेक्ट करती है। और एक यहाँ पर होता है बच्चों यूजीसी का रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। ये और एआईसीटीई भी आपका रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है। तो आपके ये मेंबर्स होते हैं आपके किस कैटेगरी के? इलेक्टेड मेंबर के, यानी कि 6, 7 और एक 8। अब बात करें नॉमिनेटेड की, तो नॉमिनेटेड में फिर से आपका 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर में से एटलीस्ट आपके 4 ऐसे होने चाहिए जो आपका टीचर हो। ठीक है, ये टीचर होंगे आपका, और ये हो गए आपके नॉमिनेटेड में। सेकंड रहते हैं आपके अगेन फिर से आपका एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं। ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यहाँ पर नॉमिनेटेड है, यानी कि इसको नॉमिनेट किया गया है, और इसको नॉमिनेट करती है आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसको नॉमिनेट करती है। और यहाँ पर एक पर्सन आता है, एक पर्सन को आपका जो नॉमिनेट है वो करती है आपकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो वन मेंबर इज नॉमिनेटेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगेन फिर से 6, 7 और एक 8। और एक्स ऑफिशियो मेंबर में यहाँ पर 3 मेंबर्स होते हैं टोटल। देर आर टोटल 3 मेंबर्स एज द एक्स ऑफिशियो। फर्स्ट इज योर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस। दूसरे होते हैं आपके ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जो ड्रग कंट्रोलर है वो रहते हैं। और तीसरे रहते हैं आपके डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, यानी कि जो आपकी कलकत्ता में स्थित सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है वहां के डायरेक्टर्स इसके मेंबर्स रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके टेन्योर्स की। तो जैसा कि आपको पता है फार्मेसी के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनका भी कार्यकाल 5 साल का ही होता है, और वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए या फिर रिनॉमिनेशन के लिए। बात करें पीसीआई के हेड ऑफिस की, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है।
अब बात कर लेते हैं आपके जो भी मेंबर्स होते हैं पीसीआई के, इनका जो तरीका होता है काम करने का वो कैसा रहता है। देखिए, अगर मान लीजिए इलेक्टेड मेंबर्स या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ये 4-5 साल के लिए अपना काम करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ये मेंबर किसी कारण से 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग से आपका एब्सेंट हो गए, फ्रॉम द 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग इफ दे आर एब्सेंट विदाउट एनी प्रायर नोटिस, तो इनकी जो सीट है वो आपका क्या कर दी जाएगी, वेकेट मानी जाएगी और फिर से आपका फ्रेश कैजुअल फिलिंग की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होते हैं ये आपका ऑथोराइज कर सकते हैं किसी पर्सन को इनके बिहाफ में मीटिंग अटेंड करने के लिए। सो दे विल ऑथोराइज समवन इन राइटिंग टू अटेंड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम। सो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने बिहाफ में किसी भी को बोलेंगे कि आप हमारी मीटिंग अटेंड कर लीजिए। तो पीसीआई जब भी मीटिंग हेल्ड करेगी तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स को अपना पहले ड्यू रीजन देना पड़ेगा अगर वो एब्सेंट हो रहे हैं, और इनकेस अगर वो 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग से एब्सेंट हुए तो उनकी सीट को खाली कर दिया जाएगा और फ्रेश आपका नॉमिनेशन और इलेक्शंस के द्वारा सीट को भरा जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन कंटेनिंग द पीसीआई, इट्स कॉम्पोजिशन एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर से आप लोग शेयर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।